अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से इंतकाल बराए फ़क्र रहन तकमीली करवाने का क्या तरीक़ाकार है, और अगर किसी बंदे ने अपनी ज़मीन गिरवी रखवा कर किसी से पैसे लिए हों और वो उसको पैसे वापस किए बगैर अपना रकबा जो है वो किस तरीके से सेल कर सकता है, इसके मतलब एक तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे और आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मामला हल कर सकूँ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंतकाल बराए फ़क्र रहन तकमीली होता क्या है। ज़माना कदीम में जब बैंक वजूद में नहीं आए थे, तो अगर किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो किसी ऐसे बंदे के साथ रब्ता करता था कि जो कि मालदार होता था, जो कि उसको पैसे दे सकता था। वह उसके पास जाता था, उसके पास जाकर उसको बोलता था कि मेरे पास इतना रकबा है और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आप ऐसा करो कि आप मेरा रकबा अपने पास गिरवी रख लो, जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा तब तक आप मेरा रकबा इस्तेमाल करते रहना, उस पर काश्तकारी करना, उससे मुनाफा कमाना। जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा तो आप मेरा रकबा मुझे वापस कर देना। अब जब फ़र्द वाहिद अपना रकबा गिरवी रख कर दूसरे बंदे से पैसे लेता था तो उसको रहन कहा जाता था। अब होता क्या है कि वो बंदा जब जितनी देर का उसने उसके साथ मुआहदा किया था पैसे वापस करने का, वो टाइम जो है वो मुकर्रा वक्त आ जाता है। तो जिस बंदे ने पैसे दिए थे वो उसके साथ रब्ता करता है, उसको कहता है कि आपने इतने अरसे के लिए मुझसे जो है ना वो पैसे लिए थे, तो लिहाजा जो है ना आप मेरे वापस करो। या दूसरी वजह ये बनती है कि जिस बंदे ने जो अपनी ज़मीन गिरवी रख कर जो है ना वो पैसे लिए थे, वो उस बंदे के पास दोबारा जाता है, उसको कहता है कि यार मेरे जो हालात जो है ना वो बहुत बुरे चल रहे हैं और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपके पैसे वापस कर सकूं। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो मैंने अपना रकबा आपके पास गिरवी रखा हुआ है, आप वो रकबा जो है वो मुझसे परचेज़ कर लो। आप मुझे और पैसे दे के जो उस रकबे की कीमत है वो मुझे दे के रकबा आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लो। इससे क्या होगा कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको जगह मिल जाएगी, आप उस जगह के मालिक बन जाएंगे। तो उस चीज़ को, उस रकबे को जिस बंदे ने पैसे दिए होते हैं, जब वो रकबा जो है जिसको उसने पैसे दिए उसको ख़रीद लेता है, तो उसको जब वो ख़रीदता है तो उसको इंतकाल बराए फ़क्र रहन तकमीली कहा जाता है। अब इसको करवाने का क्या तरीक़ाकार है? इसको करवाने का यही तरीक़ाकार है कि जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो जिससे उसने पैसे लिए थे उसके पास वो जाएगा, जाके उसको बोलेगा जी मुझसे पैसे अरेंज नहीं हो रहे, आप मेरा रकबा जो है वो ख़रीद लें। तो इस तरह से क्या होगा कि जितने में आप मेरा रकबा ख़रीदेंगे उसमें से मैं जो आपसे पैसे लिए वो भी मैं कटवा दूंगा और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा और आपके पैसे भी जो हैं वो उसके बदले में आप जगह ख़रीद लेंगे, तो तमाम मामला जो है ना वो तय हो जाएंगे। वो उसके साथ ज़बानी कलामी मुआहदा भी कर सकता है या वो किसी सादा पेपर या स्टाम्प पेपर पर भी लिख कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा जी, बाया कहते हैं जी जिस बंदे ने रकबा फ़रोख्त करना है, मुश्तरी कहते हैं जी जिस बंदे ने रकबा ख़रीदना है, गांव का पत्तीदार कहते हैं कि उस गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर से वो बंदा रकबा सेल कर रहा है उसके अंदर वो जो बंदा मालिक होता है उसको पत्तीदार कहा जाता है। गांव के नंबरदार, कौंसलर, नाज़िम, नायब नाज़िम की गवाही, ये चारों जो है अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेंगे। ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर चले जाएंगे, यहाँ से इंटर होंगे। इंटर होने के बाद दरवाजे के साथ ही लड़का बैठा होगा जो उनको जाके बताएंगे जी मैंने रकबा सेल करना है, इस बंदे ने रकबा ख़रीदना है, तो वो यहाँ से टोकन मशीन से टोकन निकाल कर दे देगा। टोकन लेके आप क्या करेंगे कि जी आप सर्विस एरिया में बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि आपका टोकन किस काउंटर पर आता है। जब आपका टोकन नंबर मुतलका काउंटर पे आ जाएगा तो आप उस काउंटर पर जाएंगे, उसको जाके बताएंगे कि मेरा रकबा रहन पे था, तो इस रकबे को जो है ना वो मैं मज़ीद जो है ना उसी बंदे को सेल करना चाहता हूँ जिसके पास मैंने इसको रहन रखवाया था। तो इसका आप फ़क्र रहन तकमीली का इंतकाल कर दें। वो क्या करेगा, आपका रिकॉर्ड चेक करेगा। रिकॉर्ड चेक करने के बाद कि इसके ऊपर कोई स्टे वगैरह तो नहीं है या कोई किसी तनाज़ा की वजह से वो रकबा ब्लॉक तो नहीं है,
चेक करने के बाद वो क्या करेगा कि वो आपको जो है ना वो एक चालान बना के देगा, फ़ी का तयन करके देगा कि कितनी फ़ी आपने जमा करवानी है। फ़ी जो आपने जमा करवानी है वो गवर्नमेंट का डीसी रेट होता है, जिसको वैल्यूएशन टेबल भी कहते हैं, और इसको शेड्यूल रेट कहते हैं। ये 3 नाम दिए होते हैं। हर साल जो गवर्नमेंट जो है ना हर इलाके के रकबे का जो है ना वो रेट फिक्स कर देती है कि इस रेट से कम जो रकबा जो है ना वो सेल नहीं हो सकता। एक ये उसकी हद होती है, दूसरी ये होती है कि मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए एक रकबे का जो गवर्नमेंट ने रेट तयन किया, तो वो बंदे का सौदा दूसरी पार्टी के साथ हो जाता है 15 लाख का, तो वो फिर 15 लाख के मुताबिक रजिस्ट्री करवाएगा। अगर उसका सौदा हो जाता है 8 लाख में, तो डीसी रेट 10 लाख है, तो वो उसको तो 8 लाख मिले, लेकिन उसकी रजिस्ट्री जो है या इंतकाल जो है वो 10 लाख में करवाएगा। अब जो मुश्तरी जो है ना, मुश्तरी कहते हैं जिसने रकबा खरीदा है, उसने जब कोई भी रकबा खरीदना है तो उसने 6% फ़ी जमा करवानी होती है। तो अब हम 10 लाख का फॉर एग्जाम्पल उसने 10 लाख का रकबा खरीदा है, तो 10 लाख का 6% निकालेंगे, 10 लाख को ज़रब देंगे 6 के साथ, इसको तकसीम कर देंगे 100 पे, तो ये 60,000 रुपये आ जाएगा। यानी ये 60,000 रुपये गवर्नमेंट फ़ी बनती है। अब ये कौन कौन से हेड में जमा करवाती है उसका मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये था कि उस बंदे ने मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपया उसने अपना रकबा रहन पर रखवा कर लिया था। अब क्या होगा कि अब जब वो उसको रकबा सेल करेगा, रकबा उसको सेल कर रहा है 10 लाख में, 2 लाख उसका इसमें से काटा जाएगा कि 2 लाख तुम पहले रहन की मद में ले चुके हो, 8 लाख रुपये अब मैंने आपको मज़ीद देना है। तो वो उसका जो रजिस्ट्री है ना वो 8 लाख में नहीं, वो 10 लाख में ही होगी, क्योंकि 2 वो ऑलरेडी ले चुका था, 8 लाख वो अब दे रहा है, तो उसका रजिस्ट्री 10 लाख में होगी। सबसे पहली जो फ़ी है ना वो स्टैम्प ड्यूटी की फ़ी होती है, वो 3% होती है, वो बैंक में जमा होती है, बैंक ऑफ पंजाब में वो 3% होती है। वो 10 लाख को आप 3 से ज़रब देंगे, तकसीम 100 से करेंगे, वो बनेगी 30,000। वो आपको कैसे मिलेगी कि ये जो लड़का यहाँ पे बैठा है ना वो आपको एक चालान बना के देगा, ये इस तरह का चालान, और उसके साथ एक दरख्वास्त देगा। फ़ी जमा करवाने से पहले आपने जो है ना इस चालान पर अपना नाम, वल्दियत, कौम और शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना रकबा और मौजा चेक कर लेना। इसी तरह आपने इस दरख्वास्त पर भी ये चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर किसी में कहीं पे भी कोई गलती आ रही है तो फ़ौरन आपने क्या करना है कि इस लड़के के पास आना है, इसको बताना जी आपने मेरा नाम, वल्दियत, कौम, रकबा गलत लिख दिया, इसको दुरुस्त करें। अगर आपने फ़ी जमा करवा दी, बाद में आके कहा, तो फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर है नाम दुरुस्त करवाने का, तो फिर आपको उससे गुजरना पड़ेगा। ये चलान एप्लीकेशन लेंगे, ये राज़िल कार्ड सेंटर से बाहर जैसे ही निकलेंगे, ये साथ ही BOP का जो है ना कमरा होता है, यहाँ पे अब ये फ़ी जमा करवाएंगे। ये फ़ी जमा यहाँ पे 3% होगी। उसके बाद जो है 1% आपकी फ़ी होती है TMA फ़ी, ठीक है, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी फ़ी होती है। ये 1% TMA ऑफिस में जमा होती है। तो ये आप क्या करेंगे कि ये वाला चालान लेके आप चले जाएंगे TMA ऑफिस। TMA ऑफिस जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो आपको ये 1% का चालान बना के दे देंगे। ये 1% का चालान लेके आपने चले जाना जी नेशनल बैंक में। नेशनल बैंक वाले क्या करेंगे कि वो आपने वहाँ पे जाके इसकी जो ना फ़ी जमा करवानी है, वो इस तरह से स्टैंप साइन करके ये वाला आपको चालान दे देंगे। उसके बाद फ़ी होती है जी आपकी एडवांस टैक्स की मद में। एडवांस टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि इस बंदे का रकबा था, इस बंदे ने रकबा जो है वो सेल किया है, तो जारी बात इसने सेल किया, इसको मुनाफा मिल रहा था इस रकबे के बदले में, इसलिए इसने सेल किया, इसलिए ये एडवांस टैक्स के नाम पर जो है ना वो 2% जो है वो फ़ी जमा करवाएगा। तो ये 10 लाख को 2 से ज़रब देंगे, तकसीम 100 पे करेंगे, तो ये 20,000 रुपये एडवांस टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन का पता हो कि किस तरह से कैलकुलेट करके इतनी फ़ी बनती है, ताकि कोई फ़ीस के नाम पर आपसे कुछ ज़्यादा पैसे जो है ना वो ना ले ले। तो आपने क्या करना है जी, आपने चले जाना है जी नेशनल बैंक। नेशनल बैंक जाएंगे, नेशनल बैंक वालों ने क्या किया होता है कि FBR का एक नुमाइंदा नेशनल बैंक में बैठा होता है। वो नेशनल बैंक वाला आपको जो है ना वो इस तरह की एक रसीद बना के देगा, जो आपने नेशनल बैंक के अंदर ही जमा करवा दी हैं 2% की। तो ये होती हैं जी आपकी तमाम तर फीसें जो आपने बैंक में जमा करवानी हैं। ये फ़ीसें जमा करवाने के बाद आपने अपनी फ़ाइल तैयार कर लेनी है।
और एक और फ़ी होती है जो मुश्तरी ने नहीं बल्कि बाया ने जमा करवानी होती है, उसको कहते हैं जी गेन टैक्स फ़ी। गेन टैक्स फ़ी क्या होती है कि अगर किसी बंदे ने रकबा ख़रीदा तो वो गवर्नमेंट ने एक कानून रखा हुआ है, एक शिक रखी हुई है कि अगर वो बंदा 4 साल के अंदर अंदर उस रकबे को सेल करता है तो उसका मतलब ये है कि इस बंदे ने अपना रकबा अपनी राइश के लिए ही नहीं था रखा, इसने मुनाफे की गर्ज से रखा था कि ये जब मुझे इसका मुनाफा मिलेगा तो मैं फिर इसको सेल कर दूंगा। अगर वो 4 साल के अंदर अंदर इस रकबे को सेल करता है तो फिर उसको 2% गेन टैक्स जमा करवाना पड़ता है। वो गेन टैक्स भी इसी तरह से कि आप नेशनल बैंक जाएंगे, वहाँ पे FBR का जो नुमाइंदा बैठा होता है वो गेन टैक्स का आपको वो चलान फॉर्म बना देगा, वो आपने बैंक के अंदर ही जमा करवा दिया। अब आप लोगों के साथ फ्रॉड कहाँ पे होता है? फ्रॉड यहाँ पे आके होता है। 2 तरह के फ्रॉड होते हैं आपके साथ। नंबर 1 फ्रॉड ये होता है कि मुश्तरी ने फ़ी जमा करवानी होती है 6%। जब आप टाउट माफिया या किसी एजेंट का आसरा लेते हैं तो वो आपको कहता है जी 3% स्टैम्प ड्यूटी जमा करवानी है, 1% TM में है, 2% एडवांस टैक्स है और 2% वो अपने पास ही इजाफा कर देता है जी, 2% रजिस्ट्री फीस है वो आपसे ले लेता है जी 8%। यानी उसने 2% आपसे इजाफी लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो 20,000 रुपये आपसे इजाफी लेके 20,000 की उसने उसी वक्त दिहाड़ी लगा ली। अगर आप लोगों को पता है जी मुश्तरी की 6% फ़ी होती है तो वो फिर दूसरा फ्रॉड आपके साथ क्या कर सकता है? एक होता है बंदा फाइलर, एक होता है नॉन फाइलर। फाइलर उस बंदे को कहते हैं कि जिसने अपना NTN नेशनल टैक्स नंबर बनवाया हुआ है, हर साल वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है। नॉन फाइलर वो बंदा होता है जिसने अपना NTN नंबर नहीं बनवाया होता, हर साल वो अपना टैक्स जमा नहीं करवाता। अब आप फाइलर हैं, आपका NTN नंबर बना हुआ है तो गवर्नमेंट आपको छूट देती है कि जहाँ पे आपने 2% फ़ी जमा करवानी थी वहाँ पे आप 1% फ़ी जमा करवाएं, यानी आपको 50% फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो आपने उसको कह दिया जी मुश्तरी की तो 6% फ़ीस है, तो वो यहाँ पे आपसे 2% ले लेता है और 10,000 रुपये की वो 1% इजाफी लेके आपसे दिहाड़ी लगा के ले गया। तो इससे भी बचें। इसी तरह जो है ना वो कुछ लोग कहते हैं जी आपको जो है ना वो गेन टैक्स भी आपको ही जमा करवाना पड़ेगा, तो वो बाया से भी गेन टैक्स के पैसे ले लेते हैं, मुश्तरी से भी ले लेते हैं, इसलिए इस तरह वो इजाफी पैसे लेके मुश्तरी के साथ भी 2% का फ्रॉड कर जाते हैं। तो जब आप उनसे कहते हैं जी आपने मुझे रजिस्ट्री करवा के देनी है तो आप क्या लेंगे, तो वो कहेंगे जी जिवें तुसी कहोगे हमें कर लांगे। इससे बंदा खुश हो जाता है जी, बंदा बड़ा अच्छा है, यही नहीं पता कि बंदा उनको कहाँ पे कैसे फ्रॉड लगा रहा है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। मुश्तरी की 6% फ़ी होती है और बाया की 2% होती है। उसकी कंडीशन होती है कि 4 साल के अंदर अंदर अगर वो रकबा सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक फ़ाइल में लगाई। फाइल में लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर चले जाना है। वो क्या करेंगे जी, वो आपकी जो नादरा वेरिफिकेशन करेंगे कि जो बंदा रकबा सेल कर रहा है ये बंदा वाकई ही वही है कि कोई और उसकी जगह पे आगे तो नहीं सेल कर रहा, कोई उसने 2 नंबर डॉक्यूमेंट तो नहीं बनवाए हुए। तो वो अंगूठा लगाकर आपकी नादरा वेरिफिकेशन करेंगे। नादरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपने क्या करना है जी, स्कैनिंग वाले लड़के के पास चले जाना है। स्कैनिंग वाला लड़का आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो आपको बोलेगा जी ADLR साहब के पास चले जाएं। ADLR साहब के पास आप जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपके बयान रिकॉर्ड करेगा। जो बंदा रकबा सेल कर रहा है जी वो वहाँ पे बयान देगा कि मेरा रकबा रहन पे था, मैंने 2 लाख रुपये इससे पहले लिए हैं, मज़ीद 8 लाख रुपये मैं इससे और लेके मैं अपना रकबा इसको सेल कर रहा हूँ। तो वो उससे पूछेगा जी आपने इसको 2 लाख रुपये पहले दिए थे, 8 लाख रुपये आप मज़ीद दे के इससे रकबा आप ख़रीद रहे हो। वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। दोनों गवाह के वो बयान रिकॉर्ड करेगा कि इन दोनों ने पैसों का लेन देन आपके सामने किया है, इसमें कोई झूठ फ्रॉड कोई राज तो नहीं पोशीदा रखा गया। दोनों गवाह इस बात की गवाही देंगे कि बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्या करेगा कि वो फ़क्कुर रहन तकमीली का इंतकाल पास कर देगा। फ़क्कुर रहन तकमीली का इंतकाल पास होने के बाद उसके ऊपर ये मंजूर शुदा लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे फ़क्कुर रहन तकमीली लिखा आएगा। और इस तरह जो है जिस बंदे ने कर्ज़ा लिया था उसने कर्ज़ा भी वापस ना किया और फ़क्कुर रहन तकमीली का इंतकाल करवा के जो है ना मलकियत जो है वो मुर्तनी को दे दी और मुर्तनी जो है वो मालक बन गया। इस तरह से जो है ना फ़क्कुर रहन तकमीली का इंतकाल होगा।